करेंगे अबाउट द कॉम्पोजिशन ऑफ अर्थ एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉन्टिनेंट्स एंड ओशंस। कॉम्पोजिशंस ऑफ अर्थ का मतलब है कि जो हमारी पृथ्वी है, जो हमारा ये गोला है, उसके अंदर क्या क्या भरा हुआ है ना, और किस किस तरीके से वो चीज़ें अंदर आती हैं। कल हम लोगों ने एक टर्म पढ़ा था, विभेदन, अगर आप लोग को याद हो, और गैस उत्सर्जन, डी गैसिंग एंड डिफरेंशिएशन। ओके, विभेदन साहब ये था कि अलग अलग डेंसिटीज के हिसाब से, अलग अलग वजन के हिसाब से ये मिनरल्स, ये खनिज अर्थ के अलग अलग गोलों में, अलग अलग हिस्सों में जाकर के डिपॉजिट हो जाते हैं, है ना। अर्थ के अलग अलग हिस्सों में जाके डिपॉजिट हो जाते हैं। तो मान लीजिए ये वाला हिस्सा है, ये आपको ज़्यादा डेंस मिलेगा। यहाँ वाला जो हिस्सा है ये थोड़ा सा दूसरे रंग का मिलेगा, और ये वाला हिस्सा एक अलग तरीके का। तो कुछ इस तरीके से साहब ये ओरिजिन हो जाता है। साथ ही मैंने एक और चीज़ आपको बताई थी, डी गैसिंग, गैस उत्सर्जन, कि यहाँ से ये गैस और वाटर वेपर रिलीज होते हैं, है ना। इसकी वजह से ये जो कॉम्पोजिशन है ये बदलता रहता है ना। ये फिक्स हो गया है, रादर बदलता क्या रहता है, अलग अलग कह लीजिए कि अलग अलग लेयर्स पे आपको अलग अलग मटेरियल मिलता है। सो टुडे वी शैल ट्राई टू फिगर आउट कि साहब ये कॉम्पोजिशन क्या है अर्थ का, और साथ ही हम उसके आगे एक स्टेप और करने की कोशिश करेंगे कि ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है किसका, महाद्वीपों का, है ना। अब देखिए साहब, ये मुझे दिक्कत आती है कि ये महाद्वीप मुझे थोड़ा सा बड़ा लिखना पड़ता है डिजिटल बोर्ड पे, जिससे कि आपको समझ में आ जाए। तो ये महाद्वीप और महासागरों का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, ये कहाँ से हुआ और कैसे हुआ, इसकी बात हम लोग करेंगे, है ना। जो आप लोग मैं अज्यूम करता हूँ कि आप लोग सब तैयारी कर ही रहे हैं। सो बेसिकली वी शैल कवर द कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी एंड द प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। ओके, तो चलिए साहब, लेट्स बिगिन विथ आवर लेक्चर, है ना। तो सबसे पहले साहब कुछ कुछ बेसिक बातें वो देख लीजिए कि लाइफ अपीयर्ड ऑन अर्थ अराउंड 500 मिलियन ईयर्स आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ द अर्थ, है ना। कि जब अर्थ का फॉर्मेशन हुआ उसके करीब 500 मिलियन साल बाद यहाँ पर जीवन की उत्पत्ति दिखाई देती है। और नॉन सेल्यूलर फॉर्म्स, यानी ऐसे जीव जंतु, जीव भी नहीं कहेंगे साहब, द बेसिक एलिमेंट्स ऑफ लाइफ, वो कुछ 3 बिलियन ईयर्स से पहले पैदाश होना शुरू हो गए। ये साहब आपको लिखने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, ये सिर्फ मैं एक भूमिका बताने के लिए आपको ये चीज़ें बता रहा हूँ। यू रियली डोंट हैव टू लर्न एनीथिंग, इसमें आपको याद रखने की कुछ भी ज़रूरत नहीं है। आपसे ऐसा कोई भी सवाल यूपीएससी या यूपीपीसीएस पे पूछा नहीं जाएगा, है ना। तो कुछ कुछ बेसिक चीज़ें हैं साहब, ये जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये कि ऑल लाइफ फॉर्म्स वर इन वाटर एनवायरनमेंट ओनली। ओके, कि जितने भी जैविक चीज़ें थीं शुरू में वो समुद्र से, ओशन से ही पैदा हुई है। ये बात इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि आज जब हम उस पर्यावरण को दूषित कर रहे हैं तो हवा से नुकसान जो भी कुछ हो रहा है उसका एक बहुत बड़ा नुकसान हमारे ओशंस के ऊपर है, हमारे सागर, महासागरों के ऊपर है। और उस महासागर में जो लाइफ है, जहां से हम निकल करके आए हैं, अब धीरे धीरे ये ह्रास वहां तक पहुंच गया है। ओके, तो थोड़ा सा इस चीज को कि द फर्स्ट लाइफ फॉर्म्स ये वाटर एनवायरनमेंट में ही पैदा हुए थे। कुछ अलग तरीके से, कुछ घुमा करके आपसे ये सवाल मैं नहीं कहूंगा, इस स्टेटमेंट को जनरली यूपीएससी के जो क्वेश्चंस बनते हैं उसके एक ऑप्शन के रूप में ये लोग इस्तेमाल कर लेते हैं, है ना। तो थोड़ा सा इस चीज का ध्यान रखिएगा। ओके, सबसे पहले साहब बात हुई कि कॉम्पोजिशन ऑफ अर्थ है क्या, भारत ये इस गोले के जो इंटीरियर्स हैं इसमें है क्या।
ओके, कॉन्सेंट्रिक लेयर्स हैं। अगर मैं थोड़ा सा एक अच्छा डायग्राम बनाने की कोशिश करूं तो देखते हैं साहब, कुछ इस तरीके से एक गोला और कुछ इस तरीके से एक गोला, है ना। इस हिस्से को, ये जो ऊपर वाला हिस्सा है, इसे हम क्रस्ट या परपटी का नाम देते हैं। ओके, ये वाला हिस्सा क्रस्ट या परपटी के नाम से जाना जाएगा। इस क्रस्ट के अंदर, इस क्रस्ट के अंदर एक लाइन में और खींच दूं कुछ ऐसी सी, इस क्रस्ट के अंदर मुझे मैंटल मिलेगा। ओके, इस क्रस्ट के अंदर ये सब मैंटल, मैंटल के अंदर आउटर कोर, बाह्य क्रोड, कोर को हिंदी में क्रोड भी लिखते हैं। तो ये वाला हिस्सा जो है, दिस इज आउटर कोर। ओके, ये वाला हिस्सा आउटर को, मैं एक काम करता हूं, आपके लिए एक बेहतर डायग्राम बना लेता हूं, इससे बात समझ में आ जाएगी कुछ ऐसे। ओके, सो ये है आपका कोर या क्रोड जिसे आप कहते हैं। इसके दो हिस्से, ये इनर, माफ करिए ये कुछ कुछ चीजें, जी, ये इनर क्रोड है, इनर कोर है। ये वाला आउटर कोर है ना, बाह्य क्रोड या आउटर कोर। ये हिस्सा जैसे मैंने बताया इज दी मैंटल, है ना। ये वाला हिस्सा मैंटल है और ये है हमारी परपटी। ठीक है, ये वाला हिस्सा परपटी। तो कुछ इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो ये लेयर्स अरेंज्ड है ना। इसमें साहब कुछ बातें मैंने यहाँ पर लिख रखी हैं, देख लीजिए। क्रस्ट जो है वो ऊपर से जमता चला गया है, जैसे जैसे ये अर्थ ठंडा हुआ, धीरे धीरे करके जो आउटर लेयर है वो ठंडी होती चली गई, जिसकी वजह से वो एक सॉलिड बन गया है ना। मैंटल भी सॉलिड है, मैंटल भी सॉलिड है। ओके, लेकिन विस्कस है। विस्कस क्या होता है, थोड़ा सा हिंदी में अगर मैं इसे समझाना चाहूं तो है ये सॉलिड लेकिन पिघला हुआ सॉलिड है, लिक्विड नहीं है, माइंड इट, है ना। मैंटल इज नॉट लिक्विड, इट इज सॉलिड। ओके, और लेकिन ये हल्का सा पिघला हुआ है। एक वर्ड यूज किया जाता है डक्टाइल, कुछ ऐसा पदार्थ जिसको खींच करके आप एक तार जैसा कोई चीज बना ले, जिसे खींचा जा सकता हो, शेप्स में डाला जा सकता हो, दैट इज डक्टाइल, है ना। तो ये जो मैंटल है वो कुछ एक एक विस्कस पदार्थ है, मोल्टन, पिघला हुआ। आउटर कोर, आउटर कोर लिक्विड है। ओके, आउटर कोर इज लिक्विड, ठीक। और इनर कोर जो इसका है वो पूरी तरीके से सॉलिड है, ठीक। तो साहब सिंपल चार लेवल्स आपको मिल गए, क्रस्ट, मैंटल, इनर कोर और आउटर कोर और इनर कोर। अभी हम लोग इसके थोड़े से एक स्टेप और आगे भी जाएंगे, लेकिन बेसिक चीज़ ये आपको रिवाइज हो गई। इसमें क्रस्ट है जो कि सॉलिड है, ऊपर से बंधा हुआ है। उसके नीचे साहब मैंटल जो कि है सॉलिड लेकिन विस्कस स्टेट में है, लिक्विड स्टेट में वो रहता है, लिक्विड नहीं है लेकिन इट इज अ सॉलिड जो कि पिघला हुआ है ना। और आउटर कोर इज लिक्विड पूरे तरीके से, इनर कोर सॉलिड है। ओके फिर साहब एक सेकेंड,
जी। ये ज़रा सा देखिएगा, ये एक फोटोग्राफ मैंने लिया हुआ है जिसमें मैंने उस अर्थ के क्रस्ट के अंदर झांकने की थोड़ी सी कोशिश करी है और मैंने इसे दो भागों में बांटा हुआ है। ठीक है, कॉम्पोजिशन के हिसाब से अगर जैसे अभी जो हम लोगों ने बात करी उसमें साहब आपको ये सीधा सीधा कोर, ये मैंने कोर लिखा हुआ है, ये मैंटल है, शायद बहुत क्लियर ना दिख रहा हो लेकिन ये बिल्कुल साफ साफ आपको दो डिविजन्स दिख जाएंगे। दिस इज कोर, क्रॉस सेक्शनल व्यू है, ये क्रस्ट है ना, और बीच में ये हिस्सा मैंटल है। ओके, सो कोर, मैंटल एंड क्रस्ट। ठीक, जो जितना अभी तक हम लोगों ने पढ़ा है। क्रस्ट में देख लीजिए साहब, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट जो महाद्वीपीय परपटी है, महाद्वीपीय परपटी और महासागरीय परपटी का अंतर बस ये है कि यहाँ पर जमीन है, नाम में ही साहब महाद्वीप है तो इसका मतलब यहाँ पर जमीन है। जमीन की वजह से क्या होगा, नीचे से पहले तो पूरे महासागर की ऊंचाई और उसके बाद जो ऊपर की जमीन है उसकी ऊंचाई, तो मिला करके ये 10 से 70 किलोमीटर तक का मोटा है। थिक है ना। वजह समझ में आ गई साहब, नीचे से सागर भी है और उसके ऊपर जमीन है। वजह इसकी कि इसकी वजह से 10 से 70 किलोमीटर की साहब इसकी मोटाई है। गहराई आप वर्ड यूज कर सकते हैं जैसा आप चाहें। जो ओशियानिक क्रस्ट है यानी जो ओशन फ्लोर जिसे हम लोग कहते हैं, अगर उसकी मोटाई जानेंगे तो वो 5 से 7 किलोमीटर की होती है ना, 5 to 7 किलोमीटर्स थिक। ओके, सो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट एंड ओशियानिक क्रस्ट। जब हम इसको थोड़ा सा और हिस्सों में बांटने की कोशिश करते हैं, जब मैंने यहाँ पर मैकेनिकल लेयर्स लिखा है, मैकेनिकल लेयर्स का मतलब सिर्फ ये है साहब कि इसके अंदर जो जैसे मैंने बताया कि साहब वो सेमी सॉलिड स्टेट में है, विस्कस स्टेट में है या लिक्विड स्टेट में है वगैरह वगैरह, तो इनके ऊपर कुछ बलों का भी इस्तेमाल हो रहा है ना। बल किस वजह से, जैसे जैसे हम लेयर्स के अंदर चले जाते रहेंगे इनके ऊपर फोर्सेस लगती रहेंगी, टेम्परेचर बढ़ता रहेगा। दो बातें कल हम लोगों ने करी थी कि साहब अंदर की ओर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है और ऊपर की तरफ रिलेटिवली कम होता है। इस टेम्परेचर के ज़्यादा होने की वजह से यहाँ पर संवहन प्रक्रिया चालू होती है, कन्वेक्शन। ओके, कन्वेक्शन होता क्या है साहब, सिंपल, बहुत सिंपल तरीके से अगर समझिए तो कोई भी चीज़ अगर गर्म है तो धीरे धीरे करके वो ऊपर उठने की कोशिश करती है। तो जब वो नीचे वाला हिस्सा ऊपर उठा तो ऐसे करके एक गोल प्रक्रिया चालू हुई, ऊपर आते आते तक वो ठंडा हुआ, नीचे से फिर गर्म हुआ। तो देयर इज अ कॉन्टिन्यूअस फोर्स एक्टिंग ओवर हियर। इसकी वजह से यहां पर कुछ 3 या 4 लेयर्स हम लोग बनाते हैं। एक एक करके साहब इनके नाम देख लीजिए। सबसे ऊपर क्रस्ट के ऊपर है लिथोस्फीयर, है ना। क्रस्ट के ऊपर जो जीवन है उसे आप लिथोस्फीयर के नाम से जानते हैं। इसमें अपर मैंटल और क्रस्ट शामिल है। लिथोस्फीयर में अपर मैंटल और क्रस्ट शामिल है। इसके बाद में साहब लिथोस्फीयर के नीचे एस्थीनोस्फीयर, अगर इसमें क्लियर नहीं दिखाई दे रहा है यहाँ पे मैं स्पेलिंग लिख देता हूं, एस्थीनोस्फीयर। ओके, एस्थीनोस्फीयर नाम का साहब ये लेयर यहां पर मिलेगा। ये जो पीला पीला हिस्सा आप देख रहे हैं, दिस इज मीसोस्फीयर। और आखिर में आउटर कोर एंड इनर कोर। ओके, आउटर कोर इनर कोर देखिए यहाँ पे अलग अलग बनाया गया है, यहाँ पे कोर के रूप में बनाया गया है। वजह क्या, क्योंकि साहब आउटर कोर इज लिक्विड, उसका बिहेवियर अलग होगा, और इनर कोर इज सॉलिड, उसका बिहेवियर अलग होगा, है ना। तो ये बड़ी ही एक मजेदार सी चीज है जो हमें यहाँ पर दिखाई देती है। कुछ यही चीज मैंने यहाँ पर लिखने की कोशिश करी है।
आप देख सकते हैं कि मैकेनिकली द अर्थ्स लेयर कैन बी डिवाइडेड इनटू लिथोस्फीयर, अभी हम लोग बात करके आ रहे हैं, एस्थीनोस्फीयर, ये भी मैंने आपको दिखाया, मीजोस्फेरिक मैंटल। मीजोस्फेरिक मैंटल क्या है? जो कि लिथोस्फीयर और एस्थीनोस्फीयर के नीचे है, ये वाला हिस्सा सा, है ना, जो अभी मैंने मीसोस्फीयर के नाम से लिखा था। क्रस्ट, लिथोस्फीयर और एस्थीनोस्फीयर के नीचे ये मीसोस्फेरिक एरिया, करेक्ट। आउटर कोर एंड इनर कोर। और दूसरा डिवीजन है जो सिंपल वाला है, दैट इज थ्रू केमिकल कॉम्पोजिशन। जैसा कि उसका रूप रहा है जो सॉलिड, लिक्विड, सेमी सॉलिड स्टेज के आधार पर, केमिकली अर्थ कैन बी डिवाइडेड इनटू क्रस्ट, अपर मैंटल, लोअर मैंटल, आउटर कोर एंड इनर कोर। ठीक है साहब। तो मैकेनिकल डिविजन्स की बात मैंने बताया कि साहब मैकेनिकल डिविजन्स क्यों, क्योंकि उसमें कन्वेक्शन काम करता है। ध्यान रखिएगा, इसके ऊपर एक बहुत बेसिक सवाल बन सकता है ना। यूपीएससी के लेवल पर सोचें तो वो साहब इस चीज़ में बड़ी महारत हासिल करते हैं कि आपके इन बेसिक कॉन्सेप्ट्स को बहुत टेस्ट किया जाता है। आगे हम लोग इसका इस्तेमाल करेंगे जब हम प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी की बात करेंगे, वहाँ पर मैं सवाल एक बना दूंगा। अभी बस इसे थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा कि कन्वेक्शन करेंट्स नीचे चलते रहते हैं और मैकेनिकली कुछ ये डिविजन्स हैं, ये हम लोग के आगे काम आएंगे इस वजह से, है ना। चलिए साहब, अब थोड़ा सा क्रस्ट के बारे में बात करते हैं। बहुत कुछ यहाँ पर लिखा हुआ है, कोई बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैं एक एक चीज़ आराम से पढ़ते जाता हूँ, कोई ख़ास चीज़ें हैं नहीं, जल्दी जल्दी आप लोगों का रिवीजन हो जाएगा। सबसे पहली बात कि द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ, जो अर्थ का सबसे ऊपर वाला हिस्सा है जिसे आप परपटी के नाम से जाते हैं, वह 1% ऑफ अर्थ मास से भी कम है। यानी जो अर्थ का, पृथ्वी का कुल मास है, उसका 1% से भी कम ये ऊपर वाला हिस्सा है। खास बात इसमें ये कि जो इसकी डेंसिटी है, जो घनत्व है, वो जैसे जैसे हम लोग डेप्थ में जाते हैं, गहराई में जाते हैं, वो बढ़ती जाती है। ये हमने पहले भी देखा है साहब, जब ओरिजिन हुआ था तब भी बात करी थी, अभी जो डायग्राम देखा था उसमें भी बात करी। एंड द सेम थिंग इज ट्रू फॉर द अर्थ क्रस्ट ऑल्सो। जो परपटी है, जो ऊपर वाली पट्टी है, उस पर भी ये बात पूरी तरीके से लागू होती है ना। सो द डेंसिटी इंक्रीजेस विद डेप्थ एंड द एवरेज डेंसिटी, औसत घनत्व अगर आप देखेंगे तो दैट इज 2.7 ग्राम्स पर सेंटीमीटर क्यूब। ओके, ये 2.7 किसका है? ये है परपटी का घनत्व। पृथ्वी का औसत घनत्व इज अराउंड 5, है ना। पृथ्वी का जो औसत घनत्व है वो लगभग 5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब पर है। तो जो क्रस्ट है वो कहीं ज्यादा कम। ओके, द थिकनेस ये सब वेरी करेगी, जाहिर सी बात है। 5 से 30 किलोमीटर्स की कुछ ओशन क्रस्ट के ऊपर, 50 से 70 महाद्वीपों के ऊपर। फिर से साहब बात ध्यान रखिएगा, इसको आपको याद करने की बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं है। दिस इज जस्ट द बेसिक इंफॉर्मेशन जो आपको अर्थ क्रस्ट के बारे में बताई जा रही है। यूपीपीसीएस या यूपीएससी में आपसे इस लेवल के सवाल नहीं पूछे जाते हैं। इसका इस्तेमाल कुछ वो सेंटेंसेस में कर लेते हैं। मान लीजिए आपको ऑप्शन देंगे कि जो पृथ्वी की परपटी है वो प्रायः वो औसतन एक समान मोटाई या गहराई की है। अगर मैं ये स्टेटमेंट बना दूंगा कि जी, कि परपटी की जो मोटाई है वो औसतन एक समान मोटाई की है, ऑब्वियसली साहब ये आंसर गलत है, ये स्टेटमेंट गलत है। तो आपको आसानी हो जाएगी अपने ऑप्शंस में से सही चीज चुनने की। ओके, आपको बहुत आसानी हो जाएगी ऑप्शंस में से ये चीज चुनने की। ठीक है, तो किसी ने अभी मुझसे सवाल पूछा है कि क्या ये हिंदी में होगा। साहब मैं तो हिंदी में ही बोल रहा हूँ, है ना। पीछे जो लिखाई है उसको छोड़ दीजिए, जो आपको पढ़ाई है आपकी उस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए और मटेरियल
जब आपको दिया जाएगा या आपके पास है, जो किताबें आपने एक्सेस करी, जैसा मैंने पहले दिन बताया था, दिस इज अ क्रैश कोर्स। ओके, तो अगर मैं हिंदी और अंग्रेजी के चक्कर में पढ़ूंगा तो साहब बहुत 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 दिन लग जाएंगे, आप लोगों के पास इतना समय है नहीं। आप प्लीज़ मेरी बातों पर ध्यान दीजिए और अच्छे से मेरे साथ में नोट्स बनाते चलिए, है ना। चलिए, शाबाश। ओके, सो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की साहब हम लोग अगर बात करें तो महाद्वीपीय परपटी की, तो इसके ऊपर साहब माउंटेन्स भी आ जाते हैं जो कुछ एक जगह पर जा कर के काफ़ी बड़े हो जाएंगे। ऑब्वियस सी बात है साहब, ये हमें पता ही है। एक एग्जाम्पल साहब मैंने यहाँ पर दिया हुआ है, आपका जाना पहचाना हिमालय, जिसपे जैसे ही आप हिमालय की बात करते हैं कुछ 70 to 100 मीटर्स थिकनेस आपको दिखाई देगी, है ना, कि 70 से 100 किलोमीटर की साहब ये जो थिकनेस है, यू शैल बी एबल टू सी। अगेन ये चीज़ें सिर्फ कॉन्सेप्चुअल लेवल पे दिमाग में रखने के लिए हैं। ये 20, 50, 70, 100 इससे कुछ खासा मतलब आपको नहीं होगा। ऑफ कोर्स अगर ये फिगर्स आपको याद हो जाएं इसमें कोई हर्जा नहीं है, लेकिन बहुत घोटा मारने की ज़रूरत इस समय जो 2 एग्ज़ाम आप लोग लेने जा रहे हैं, जिसके लिए हम लोग ये पढ़ाई कर रहे हैं, वहाँ पर आपको इसकी कोई खासी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बट एट द सेम टाइम मैं ये कहता ज़रूर हूँ कि ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन मैं आशा भी करता हूँ कि आपको ये फिगर्स याद रहेंगे, क्योंकि बाई चांस अगर आपसे आयोग ये पूछ ले, तब तो आप ये नहीं कह सकते ना कि साहब वो वेंकटेश सर आए थे, उन्होंने कहा था कि ये मत पढ़ो, तो हमने नहीं पढ़ा, है ना। तो प्लीज़ साहब ऐसा मत करिएगा। यस, डेफिनेटली ज़रूरत से ज़्यादा समय इस तरीके के फैक्ट्स पर देने की आवश्यकता नहीं है ना। चलिए साहब, कुछ एक और बातें जो आपको पहले से ही मालूम है कि जैसे जैसे हम लोग पृथ्वी के अंदर की ओर बढ़ते हैं ये तापमान बढ़ता चला जाता है। ओके, किस हिसाब से? बाय 30 डिग्रीज फॉर एवरी किलोमीटर इन द अपर पार्ट ऑफ द क्रस्ट, है ना, कि ये तापमान 30 डिग्री सेल्सियस प्रति किलोमीटर, जैसे जैसे आप पृथ्वी के अंदर जाएंगे हर किलोमीटर पे 30 डिग्री सेल्सियस से तापमान बढ़ता चला जाएगा। ओके, कुछ 3 तरीके के रॉक्स, पदार्थ, चट्टाने यहाँ पर मिलते हैं। सबसे ऊपर सेडिमेंट्री, है ना, या जिसे आप अवसादी पदार्थ कहते हैं, वो मिलेंगे। इस पर ध्यान दीजिएगा साहब, जो हिंदी वाली टीम है, इसीलिए मैंने जानबूझ करके कल जैसा मैं कर रहा था, बार बार मुझे देखने की जरूरत पड़ती थी, यहाँ पर मैंने उसे सीधे सीधे लिख दिया है। अवसादी, है ना, सबसे ऊपर आपको अवसादी चट्टाने या सेडिमेंट्री रॉक्स मिलेंगे। इनके नीचे आग्नेय, इग्नियस रॉक्स। ओके, ऐसा क्यों है साहब, ऊपर सेडिमेंट्स हैं, नीचे इग्नियस है? ऑब्वियसली साहब, नीचे गर्म है ना। और आगे आगे इस पर बात भी होगी कि साहब जो प्लेट्स हैं हमारी वो कुछ कुछ करेंगी। वी शैल टॉक अबाउट इट इन द प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी। लेकिन यहाँ पर ऊपर की तरफ ये सेडिमेंट्री रॉक्स आपको दिखाई देंगे, और इसके नीचे द नेक्स्ट लेवल वुड बी द इग्नियस या आग्नेय चट्टाने। उसके भी नीचे मेटामॉर्फिक, है ना, उसके नीचे आपको ये मेटामॉर्फिक रॉक्स या कायांतरित चट्टाने, माफ करिएगा मेरी हिंदी थोड़ी सी कमजोर है, कायांतरित चट्टाने आपको उसके नीचे। सो बेसिकली अवसादी हो गई, फिर आग्नेय, है ना, और इसके बाद में कायांतरित। ठीक है। सो कुछ इस तरीके से ये 3 लेयर्स ऑफ रॉक्स हैं। ये सवाल डेफिनेटली आपसे पूछा जा सकता है ना, कि परपटी में सबसे ऊपर आपको कौन से किस तरीके की चट्टानें मिलेंगी, सेडिमेंट्री या इग्नियस या मेटामॉर्फिक। तो उसमें से आपको सही आंसर मार्क करना है सेडिमेंट्री, है ना, या अवसादी।
और लॉजिक भी समझ में आ जाएगा अगर थोड़ा सा समझ करके चलेंगे ना। ये सब ज्योग्राफी बहुत आसान है, ज्योग्राफी को सिर्फ समझने की जरूरत है, आधी चीजें तो आपको याद करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, है ना। तो सेडिमेंट्री नाम में ही है साहब, सेडिमेंट्स अवसाद, कहीं से लाए गए कहीं जमा कर दिए गए। ओके, तो वो अवसाद है जो ऊपर ऊपर आकर के जमा हो गया, ऐसे भी आप उसे याद कर सकते हैं। नीचे से ज्वालामुखी फटता है ना, तो जो रॉक्स वहां से निकलेंगे, आग्नेय, आग आग्नेय, कुछ ऐसे करके उसे याद रख सकते हैं। ठीक है, सो इट विल बी वेरी इजी फॉर यू टू रिमेंबर इट। ये सवाल डेफिनेटली आप लोगों से पूछा जा सकता है कि अर्थ क्रस्ट में सबसे ऊपर किस तरीके की चट्टानें आती हैं। आपका आंसर होगा सेडिमेंट्री। ओके, इसे साहब ये मैंने ऐसे ही जोड़ दिया, कुछ कुछ अच्छा लगता रहता है आप लोगों को इधर उधर की चीजें पढ़ना। तो द लोअर लेयर ऑफ द क्रस्ट कंसिस्ट ऑफ बेसाल्टिक एंड अल्ट्रा बेसिक रॉक, अति क्षारीय चट्टानें। इसका कोई खासा रेलेवेंस क्या कहूँ, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई बहुत ज्यादा इसका मतलब नहीं है ना। कपिल जी, आपने मुझसे कुछ पूछा है 32 किलोमीटर होगा क्या। साहब फिगर्स पे मत जाइए, क्या फर्क पड़ता है, 1-2 किलोमीटर आगे पीछे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। ये जनरली सी हाउ इट इज मेजर्ड। अगर आप ऐसे सोचें कि कुछ तरंगे भेजी गई और उन तरंगों को हमने मेजर किया, ओके, तो एग्जैक्ट डेप्थ टू द पॉइंट हमें नहीं पता रहता है। एक रफ अंदाज़ा ये सभी वैज्ञानिक लगाते हैं। और दूसरी बात कि अलग अलग किताबों में, अलग अलग सोर्सेज में कुछ कुछ चीज़ें लिखी गई हैं। कॉन्फ्लिक्ट से बचने के लिए माय एडवाइस टू यू, जो मेरा मशवरा साहब आपको रहेगा, वो ये कि जो कुछ भी एनसीईआरटी की किताब में लिखा है, भले ही आप उसे सविंदर सिंह साहब की किताब से या माजिद हुसैन साहब की किताब से क्रॉस वेरीफाई करके कह दें कि नहीं साहब ये चीज़ गलत है, बट आई वुड स्टिल एडवाइस यू, जो मेरा मशवरा रहता है कि साहब एनसीईआरटी को साहब आप फॉलो करिए, है ना। क्योंकि वो सरकार की तरफ से मान्यता मिली हुई है, एनसीईआरटी राष्ट्र का ही टेक्निकल इंस्टीट्यूट ऑर्गेनाइजेशन है, जिसका काम ही है कि इन चीज़ों को ऐसे यूज़ करना। ठीक है, तो दैट वुड बी माय सजेशन। बाकी फिलहाल इस कोर्स को दायरे में रख करके हम लोग इस तरीके के आर्ग्यूमेंट्स में नहीं कहूँगा, डिस्कशंस में नहीं जाते, है ना। वो किसी और दिन के लिए छोड़ दें साहब, मैं दोबारा से आपको मिलूंगा कभी, तब हम लोग इस पर चर्चा कर लेंगे, है ना। तो चलिए साहब नेक्स्ट आप कॉन्टिनेंट्स में साहब, ये आप लोगों ने बहुत कुछ पढ़ा होता है, बड़े अच्छे से आप लोगों को याद रहता है, सीला और सीमा, है ना, कि जो महाद्वीप है हमारे, उसमें सिलिका और एल्युमिनियम, महाद्वीप सिलिका और एल्युमिनियम, सिला, या सॉरी माफ करिएगा, सियाल, मैं उसे सिला की तरीके से याद रखता था कि शिला है, नाम आगे पीछे कर देता हूं मैं। ये मेरा तरीका है साहब उसे याद रखने का, कि मैं इसे ऐसे याद रखता था। आप इसे पूरा हटा दीजिए, आप उसे जो एक्चुअल है उसी के नाम से याद रखिए, है ना, कि द कॉन्टिनेंट्स आर कंपोज्ड ऑफ लाइटर सिलिकेट्स, सिलिका एंड एल्युमिनियम। ओके, जो महाद्वीप है उसमें हमें सिलिका और एल्युमिनियम मिलेगा। ठीक है, कपिल देव जी, 32 इट इज। ओके साथियों, कपिल ने अभी मुझे करेक्ट किया है, मैं उसे एक्सेप्ट करता हूँ कि साहब आप जैसे जैसे अर्थ के नीचे जाएंगे, 32 मीटर में 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाता है। ओके, चलिए इस कपिल देव वापस आ जाइए, थैंक यू। So the continents are composed of lighter silicates, silica and aluminium, जबकि oceans are heavier silicates, silica and magnesium, है ना। सिला और सीमा, या सॉरी फिर से मेरी गलती, सियाल और सीमा,
है ना। ये मेरा तरीका है याद करने का, बार बार मेरे मुंह से इसीलिए ऐसा निकल रहा है। मैंने अपने दिमाग में क्या बैठा रखा है, शिला। तो एल एल्युमिनियम की जगह मैंने उसे LA के नाम से अपने दिमाग में, ये मेरी ट्रिक है कह लीजिए। आप ट्रिक के नाम से इसे याद कर सकते हैं, या अगर आपको याद हो तो कोई बात ही नहीं साहब, सियाल और सीमा, है ना। तो लेकिन जैसा मैंने यहाँ पर लिखा है, ये थ्योरी अब धीरे धीरे आउट ऑफ डेट हो रही है, इसके ऊपर बहुत ज्यादा सवाल आपसे नहीं पूछे जाते। वहां पर ही उसी की जगह आप देखिए कि साहब ये जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है इज कंपोज्ड ऑफ लाइटर फेल्सिक, है ना। ये एक टर्म यूज किया जाता है, फेल्सिक। फेल्सिक में क्या साहब क्या क्या चीजें आई, सोडियम पोटेशियम एल्यूमिनियम सिलिकेट रॉक, सोडियम पोटेशियम एल्यूमिनियम सिलिकेट रॉक्स लाइक ग्रेनाइट, ओके। एंड द ओशियानिक क्रस्ट, जो सागरों का क्रस्ट है, वो दैट इज कंसेप्ट ऑफ माफिक। तो ये दो टर्म आपके जीवन में नए आ जाते हैं, आई होप आप लोगों ने इसके बारे में पढ़ा ही होगा, फेल्सिक और माफिक, है ना। कॉन्टिनेंटल महाद्वीप में साहब आप फेल्सिक यूज करेंगे, और ओशंस में महासागरों के लिए आप माफिक यूज करेंगे, ठीक। इसे थोड़ा सा याद रखने का तरीका अगर मैं बताऊं तो कुछ ऐसे कि महाद्वीप में स नहीं आता है, इसमें स आता है, फेल्सिक। ये सिर्फ याद रखने का तरीका है, कुछ कुछ ट्रिक्स हम लोगों को इस तरीके से याद रखने के लिए इस्तेमाल करनी रहती है ना। आप लोगों को मेरी बात सुन करके लग रहा होगा कि अरे सर क्या बेवकूफ़ी की बात कर रहे हैं, लेकिन विश्वास मानिए एग्जाम में जब हम लोग जाते हैं ना तो इतना प्रेशर रहता है, यही सब मेरी बातें आपको याद रहेंगी, सो इट बिकम्स वेरी इजी फॉर यू टू रिमेंबर, ओके। तो माफिक में से अब आयरन, मैग्नीशियम सिलिकेट एंड इग्नियस रॉक्स लाइक बासाल्ट, ठीक है। चलो नेक्स्ट लेवल पे हम लोग आते हैं जिसे हम मैंटल कहते हैं या आवरण, ओके। जो क्रस्ट के नीचे वाला हिस्सा है वहां पर हमारा मैंटल। मैंटल क्या है साहब, 83% जो अर्थ का वॉल्यूम है, आयतन है उसका, और 67%, 67% ऑफ अर्थ मास, है ना। कि ऑलमोस्ट 83% ऑफ द अर्थ्स वॉल्यूम वो यहां पर है, और साथ ही 67% ऑफ अर्थ मास। ये टर्म आगे जानेंगे साहब, अभी इसके ऊपर ध्यान मत दीजिए, मैंने इसे छुपा दिया, ओके। डोंट 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 वरी अबाउट दिस, ये वी शैल टॉक अबाउट इट आगे, अभी इसी लेक्चर में आगे। सो क्रस्ट के बाद से ये 2900 किलोमीटर की गहराई तक जाता है ना। क्रस्ट के बाद 2900 किलोमीटर की साहब ये गहराई है। अपर मैंटल 2.9 से 3.3 तक जाता है। इसके बाद में 3.3 से 5.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, है ना। एज आई सेड, इससे हम लोगों को जो चीज़ डिराइव करनी है, ये फिगर्स तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। जो चीज़ आपको डिराइव करनी है, जिसके ऊपर आपसे स्टेटमेंट बनेगा या सवाल बनेगा, अच्छा मैं इधर उधर हिलता रहता हूँ, इससे आई होप आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं हो। आई जनरली टीच लाइक दिस इन माय क्लास, मैं क्लास में कुछ आप लोगों से मिल करके ही बातचीत करके ये चीज़ें बताता हूँ। यहाँ पर अगर मैं मेरे हिलने से आपको कोई दिक्कत हो रही हो तो आई कैन बी स्टेशन, ओके फाइन, थैंक यू। तो कमिंग बैक, जो मैं पॉइंट बताने की कोशिश कर रहा था कि जैसे जैसे हम लोग मैंटल में भी नीचे की ओर जाएंगे, देयर विल बी अ डिफरेंस ऑफ डेंसिटी। इस आवरण में भी जैसे जैसे हम लोग ऊपर से नीचे की ओर जाएंगे साहब, इसके घनत्व में फर्क पड़ेगा, ओके। जब घनत्व में फर्क पड़ेगा यानी ऊपर की तरफ जो अपर मैंटल है, जो ऊपरी आवरण है, उसका घनत्व कम होगा या ज्यादा, जल्दी बताइए जी साहब। उसका जो घनत्व है वो रिलेटिवली कम होगा। और जैसे जैसे आप अंदर की ओर आएंगे, जो निचला आवरण है
है ना, लोअर मैंटल जिसे हम लोग कहते हैं उसका घनत्व ज्यादा। कुछ यही चीज यहाँ पर मैंने बताने की कोशिश करी है ना, कि ऊपर की तरफ साहब ये यहाँ से यहाँ तक वेरी करता है, और नीचे की तरफ यहाँ से यहाँ, है ना। यहाँ से यहाँ मैं जानबूझ करके बोल रहा हूँ सिर्फ ये बताने के लिए कि आपके लिए फिगर्स इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ जो इंपॉर्टेंट है कि साहब ये डेंसिटी बदल जाती है, नंबर एक। दूसरी बात ध्यान रखिएगा साहब कि जो मैंटल है, जो आवरण है, ये ठोस है, सॉलिड है, लेकिन जो उसका स्टेट है, जिस अवस्था में साहब ये रहता है, वो सेमी सॉलिड है ना। आप उसे लिक्विड नहीं कह सकते। सेमी सॉलिड एक बड़ी ही बढ़िया सी स्टेट होती है साहब, ओके, कि उसमें हम कुछ कुछ प्रॉपर्टीज सॉलिड की भी इस्तेमाल होती है, कुछ कुछ लिक्विड की भी, लेकिन वो सेमी सॉलिड स्टेट ही हम उसे कहते हैं, है ना। सो कुछ ऐसे इट रिमेन्स इन अ सेमी सॉलिड state. The mantle is composed of silicate rocks that are rich in iron and magnesium compared to the overlying crust. यानी जो परपटी हमारे यहाँ पर ऊपर की ओर थी, जिसके नीचे ये पूरा मैंटल बना हुआ है, आवरण बना हुआ है, उसमें आयरन और मैग्नीशियम की थोड़ी सी ज्यादा मात्रा आपको मिलेगी। कहाँ पर? आवरण में या मैंटल में। ओके, यू विल फाइंड जस्ट दैट बिट मोर। अगर ये क्या है सब ज्यादा कम क्या होता है, किसी के रेफरेंस में हम बात करते हैं, है ना। कम या ज्यादा जैसी ये टर्मिनोलॉजी आएगी तो आप रेफरेंस हमेशा इस्तेमाल करते हैं। मैं बहुत तेज हूं कंपेयर टू हूं, मैं महामूर्ख हूं कंपेयर टू हूं, है ना। तो हमेशा जैसे ही हम ये टर्म्स यूज करते हैं तो उसमें रेफरेंस आ जाता है। तो रेफरेंस यही है साहब कि दे आर रिच इन आयरन एंड मैग्नीशियम कंपेयर टू whom, कंपेयर टू माय क्रस्ट। जो ऊपर वाली परपटी है उसके मुकाबले मैंटल में आयरन और मैग्नीशियम आपको ज्यादा मिलता है ना। ये लाइन चाहिए आप। अच्छा एक काम करिएगा साहब, आप लोग क्या मेरे साथ साथ में कुछ कुछ लिखते चल रहे हैं? हमेशा अपने साथ में जो भी हम लोग लेक्चर्स ले रहे हैं एक कॉपी जरूर रखिए। कुछ कुछ बातें हैं जो अगर आप उसमें नोट डाउन करते हुए चलेंगे बहुत बढ़िया से साहब आपको। मेन चीज है कि मेरा लेक्चर आपको अच्छा लग रहा है या नहीं, वो मकसद नहीं है। मकसद ये है कि जो मैं पढ़ा रहा हूं वो आपके एग्जाम में वो चीज रेलेवेंट हो जा रही है या नहीं, है ना। तो क्योंकि एंटरटेनमेंट साहब किसी और दिन किसी और समय, फिलहाल हम लोग जरा इस पे फोकस कर लें, पढ़ाई पे अपनी, है ना। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू कि आप कुछ नोट्स अपने साथ बनाते चलिए। ओके, बहुत बढ़िया। तो अब साहब हम बात करते हैं इस मैंटल की, इस आवरण के कॉम्पोजिशन की। इसमें साहब हमें क्या क्या चीज़ें मिलती हैं, कुछ कुछ बातें इसमें यहाँ पर मज़ेदार मिल जाएंगी। ये तो वही बात है जो अभी मैंने आपको बताई कि परपटी के मुकाबले आवरण में जो आयरन और मैग्नीशियम की मात्रा है वो ज़्यादा। relative to the crust, the mantle will have richer iron and magnesium. Okay. कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स जो इसके हैं वो ऑक्सीजन, OSM के नाम से साहब आप इसे याद रख लेते हैं, यहाँ पे मैंने लिखा भी है OSM, ऑक्सीजन, सिलिकॉन एंड मैग्नीशियम। ठीक है ना। इसमें कुछ ऐसा भी आपसे सवाल बन सकता है या बनता है कि साहब हमारे मैंटल में ऑक्सीजन की मात्रा सबसे ज्यादा है। ओके, तो जैसे ही हम लोग कुछ इस तरीके की बातें करते हैं कि साहब ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा है कम है, तो दिमाग में कुछ बातें आती रहती हैं कि पता नहीं ये सही है नहीं है, क्या हो रहा है क्या नहीं। तो अगर आप ये OSM ध्यान में रखेंगे तो ये चीज़ हो जाएगी, है ना। आपने मुझसे पूछा है जितेंद्र PDF दिया जाएगा कि नहीं। साहब ये थोड़ी देर में बात कर ले, है ना। अभी ज़रा इस पे, क्योंकि आप लोग ये सवाल पूछते हैं तो मुझे दिखाई देता है और मेरा ध्यान फिर उस ओर चला जाता है ना। सो प्लीज़, थैंक यू।
वी शैल टॉक अबाउट इट, इसके लिए साहब हम लोग हैं ही हैं, है ना। चलो, तो जो ध्यान देने वाली बात साहब, फोकस बैक, हाँ, कि मैंटल में, आवरण में ऑक्सीजन ज़्यादा है या सिलिकॉन ज़्यादा है या मैग्नीशियम ज़्यादा है? OSM। एक और तरीके से मैंने साहब इसे OSM लिख लिख दिया है, आप इसे ओम्स की तरीके से याद कर लीजिए, याद करने का तरीका है ना। मैं इसे साहब ऐसे भी याद कर लेता था, ओम बना के एस, ये सब तरीके हैं, अपने अपने तरीके से साहब हम लोग इन चीज़ों को रिकलेक्ट करने की कोशिश करते हैं। ओम्स 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 मतलब OMS, है ना, ये कुछ परसेंटेज वाइज कॉम्पोजिशन। ओके, ये भी चीज़ देखिए साहब, जो टेम्परेचर है, जैसे जैसे हम लोग गहराई में जाएंगे, ओके, ये बढ़ता चला जाएगा। कैसे? यहाँ पे जो अपर बाउंड्री है, जो क्रस्ट और आवरण के बीच, परपटी और आवरण के बीच, वहां पर टेम्परेचर कुछ 200 डिग्री सेल्सियस। अभी इसके ऊपर ढेर सारा डिस्कशन भी हुआ था कि साहब जैसे जैसे हम लोग नीचे जाएंगे तो कितना तापमान हमारा बढ़ता चले जाएगा। सो approximately 4000 डिग्री सेल्सियस एट द कोर मैंटल बाउंड्री, जो बिल्कुल नीचे लोअर मैंटल और आउटर कोर की जो बाउंड्री है, वहां पर कुछ इतना तापमान आपको मिलेगा। अब जो बात मैंने पहले बताई थी वो देखिए साहब यहाँ पर मैंने लिखी है और उसका मैं इस्तेमाल भी करूँगा, कि टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से एक संवहन प्रक्रिया शुरू होती है। आई होप आप सबको ये चीज़ मालूम हो। मैं ज़रा सा यहाँ पे समझाने की भी कोशिश कर देता हूँ कि मान लीजिए, सिंपल, अभी मैंने सिर्फ 2 लाइनें खींची हैं ऐसे करके, ये दिस इज हॉट, रादर वेरी हॉट, ये हिस्सा बहुत ज्यादा गर्म है, ये हिस्सा, कलर भी चेंज कर लें साहब तो आपको अच्छा लगेगा, लेस हॉट है। कलर उल्टे होने चाहिए थे, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, है ना। तो अब होएगा क्या साहब, कि ये जो वेरी हॉट है, ये उबल उबल कर ऊपर आने की कोशिश करेगा और इसे डिस्प्लेस करेगा। ये ऊपर गया तो ये नीचे आया। एक कुछ इस तरीके का मोशन यहां पर शुरू हो जाता है, कुछ इस तरीके का एक मोशन शुरू हो जाता है ना। और इसकी वजह से ये जो मैंटल है, जो आवरण है, इसके ऊपर ये फोर्स लग रहा है, मूव कर रहा है, यानी ऑब्वियसली साहब सेमी सॉलिड है तो कुछ ना कुछ उसमें मूवमेंट रहेगा ही। इस मूवमेंट से साहब आगे कुछ कुछ चीज़ें होंगी जिनके बारे में आप लोग को बहुत अच्छे से मालूम ही है। लेकिन ये कन्वेक्शन जो है, ये ध्यान रखिएगा साहब, आगे इसके ऊपर सवाल बनेगा, है ना, कि ये जो संवहन प्रक्रिया है, जो कन्वेक्टिव प्रोसेस है, दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू, है ना। सो कमिंग बैक, कि बिकॉज ऑफ दिस टेम्परेचर डिफरेंस, ये जो तापमान का अंतर है, उसकी वजह से ये संवहनी प्रक्रिया यहाँ पर होती है। इसकी वजह से क्या हो रहा है कि एक मूवमेंट है। यहाँ पर मैंने ये बात लिखी हुई है कि ऑल्दो इट इज सॉलिड, हम कहते उसे सॉलिड हैं, लेकिन क्योंकि वो सेमी सॉलिड अवस्था में है, इसकी वजह से ये मूवमेंट आपको मिल जाता है ना। कुछ है जो उसको धीरे 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 करके मूव करता रहेगा। वो है क्या? ये तापमान का अंतर, ठीक है ना। तो अगर मुझे ये पूछना हो आपसे कि साहब आवरण में संवहनीय प्रक्रिया किस वजह से होती है, तो आपका आंसर होगा तापमान के अंतर की वजह से, है ना। ये तापमान का अंतर क्या है? ऊपर की जो लेयर है वो थोड़े कम उसकी है, क्या कहते हैं, कम तापमान की, और जैसे जैसे हम लोग अंदर की ओर आएंगे ये तापमान बढ़ता चला जाएगा। ओके, सो ये आगे विवर्तनिक प्लेटों की बातें आ गई, सिर्फ मैंने यहाँ पर लिख दिया है, वी शैल टॉक अबाउट इट लेटर, है ना। प्लेट विवर्तन, प्लेट टेक्टोनिक्स जिसे आप
अच्छे से जानते हैं, उसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। चलिए साहब, नेक्स्ट अप, एक ये टर्म मैं बड़ी देर से इस्तेमाल कर रहा हूं, एस्थीनोस्फीयर। एस्थीनोस्फीयर साहब होता क्या है? क्रस्ट है, ये क्रस्ट है, और यहां कहीं पे 400 किलोमीटर है, फिर उसके नीचे 650 किलोमीटर है। मान लिया मैंने कि मेरे जो क्रस्ट की चौड़ाई है वो कुछ 30 किलोमीटर के आसपास की है, मान लेते हैं सब। ओके, तो इस क्रस्ट और पहली बात, इस 400 से इस पूरे हिस्से को, जो आवरण का क्रस्ट के नीचे वाला हिस्सा है, इसे हम लोग अपर मैंटल के नाम से जानते हैं। मैं फिर से एक फ्रेश डायग्राम बना देता हूं, यहां पर ही साहब मेरा काम हो जाएगा। मान लीजिए ऐसे करके ये क्रस्ट बन गया, रंग कोई दूसरा ले लें। ओके जी, फिर एक लाइन मैंने ये बना दी और एक लाइन मैंने ये बना दी। ठीक, देखिएगा साहब क्या है ये, यहां से यहां तक और यहां से यहां तक। ठीक, ये वाला जो पूरा हिस्सा है, इसके अंदर, इस लाल रेखा के अंदर, ये है आवरण। ठीक, ये पूरा हिस्सा आवरण है। आवरण की जनरली जो चौड़ाई है वो कुछ 2900 किलोमीटर के आसपास मानी जाती है। कुल, तो इसे साहब हम दो हिस्सों में बांट देते हैं, अपर मैंटल, ऊपरी आवरण, एंड लोअर मैंटल। ठीक है साहब, ये हो गया ऊपरी आवरण और ये हो गया निचला आवरण, लोअर। ठीक है साहब, ये जो अपर मैंटल है, लगभग ये 650 किलोमीटर्स तक जाता है, 650। सॉरी जी, ये लगभग 650 किलोमीटर की गहराई तक जाता है, और लोअर मैंटल जो है 650 से 2900 किलोमीटर तक है ना, 650 से 29 किलोमीटर तक ये लोअर मैंटल। ओके, अब साहब ये जो ऊपरी आवरण है, इसे मैं दो लेयर्स में बांट देता हूं। मान लीजिए मैंने कहा था कि 30 किलोमीटर तक मेरा क्रस्ट रहा, तो 30 से 400 और 400 से 650 kilometers. Okay, from 30 to 400 and 400 to 650. 30 to 400 की अगर हम लोग बात करें, so this is known as the upper mantle, है ना? सॉरी, अपर मैंटल कह रहा हूं, माफ करिएगा। 30 to 400 is your asthenosphere. ये जो 30 से 400 तक की जो गहराई है, इसे आप एस्थीनोस्फीयर के नाम से जानते हैं। ओके, बड़ा बड़ा मैं लिख देता हूं साहब यहां पे, एस्थीनोस्फीयर। ओके, और ये 400 से 650 किलोमीटर का जो हिस्सा होता है, इसे आप ट्रांजिशन जोन के नाम से जानते हैं।
इसके नीचे फिर लोअर मैंटल शुरू हो जाएगा और इसके ऊपर 30 से 400 किलोमीटर, और ये दोनों कंबाइन हो करके अपर मैंटल बनाते हैं। ठीक है एवरीवन, गुड, बढ़िया। चलिए, तो इस एस्थीनोस्फीयर की साहब हम लोग बात कर रहे हैं। यहां पर लिखा भी गया है, देखिए साहब, द अपर पोर्शन ऑफ द मैंटल इज कॉल्ड द एस्थीनोस्फीयर। ओके, और यहाँ पर साहब क्योंकि गिनतियां मैंने साफ लिखी हैं, आपको याद होगा मैंने माउंटेन्स की क्रस्ट जो है, जो पहाड़ों का परपटी है, उसे मैंने 70 किलोमीटर के आसपास बताया था। तो उसकी वजह से साहब यहाँ पर गिनती 80 से 200 किलोमीटर्स है ना। इट एक्सटेंड्स फ्रॉम 80 टू 200 किलोमीटर्स। हाईली विस्कस, मैकेनिकली वीक एंड डक्टाइल। मैकेनिकली वीक का क्या मतलब है? मैकेनिकली वीक का मतलब है कि यहाँ पर वो जो कन्वेक्शन फोर्सेस हैं, जो वो संवहनी क्रिया है, वो बहुत ज्यादा इफेक्टिव नहीं है। क्यों इफेक्टिव नहीं है? क्योंकि साहब आप ध्यान रखिए, नीचे से ऊपर तक वो घेरा है, तो ऊपर की तरफ आते आते वो फोर्सेस बहुत धीरे हो जाती हैं, कमजोर पड़ जाती हैं, है ना। जबकि नीचे जैसे जैसे आप नीचे की ओर जाएंगे, वो कन्वेक्शन करेंट्स आपको स्ट्रांग मिलेंगे, तेज मिलेंगे, है ना। तो इसकी वजह से वो वीकनेस, हाईली विस्कस, मैकेनिकली वीक एंड डक्टाइल। ओके, और उसकी डेंसिटी जाहिर सी बात है विल बी हायर देन द क्रस्ट। जो उसका घनत्व है वो परपटी से तो अधिक होएगा ही होएगा, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ओके, इसकी वजह से साहब प्लेट टेक्टोनिक्स की बात आएगी, विवर्तनिक प्रक्रिया होगी जिसमें ऊपर प्लेट्स इसके तैरती हैं, उस पे हम लोग आएंगे। मैं बार बार ये चीज़ छोड़ करके चला जाता हूं। एक टर्म मैंने यहां पर लिखा हुआ है, आइसोस्टैटिक। ओके, आइसोस्टैटिक। आइसोस्टैटिक साहब क्या है? बॉयंसी फोर्स, ठीक है ना। बॉयंसी फोर्स, BUABUOYANCY, बॉयंसी, जिसके शिप तैरा करते हैं, जहाज जैसे पानी में तैरता है, तो एक शिप का बल है और पानी का बल उसे अपोज करता है, कुछ ऐसे करके, है ना। दे काउंटर बैलेंस, ये दोनों एक दूसरे को काउंटर बैलेंस करते जाते हैं। कुछ उसी तरीके से ये जो प्लेट्स हैं, इनका वजन जब किसी एक जगह पर पड़ता है, तो आइसोस्टेसी वो प्रक्रिया है, वो तरीका है जिससे वो बराबर आ जाता है ना। वो काउंटर बैलेंसिंग फोर्सेस। सिर्फ ये टर्म यहाँ पर मैंने इसलिए लिखा क्योंकि एस्थीनोस्फीयर में जब हम प्लेट टेक्टोनिक्स पढ़ेंगे, तो ये सवाल, ये टर्म आपसे कहीं ना कहीं जोड़ करके पूछा जा सकता है ना। दैट इज व्हाई आई हैव यूज्ड द टर्म ओवर हियर, आइसोस्टेसी। इससे बहुत, ये सुनने में बहुत अजीब सा लगता है कि भगवान जाने ये चीज़ क्या आ गई, लेकिन कुछ खास नहीं है साहब। अगर आप लॉजिक लगा लेंगे थोड़ा सा भी, तो आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगी, है ना। मेन सोर्स ऑफ मैग्मा, मैग्मा साहब वो है जो ज्वालामुखी से लावा फूटता है ना। जो मैग्मा निकलता है उसका प्रमुख सोर्स यही है साहब, क्रस्ट फटा और नीचे से ये लावा तेजी से ऊपर की ओर आता है ना। तो ये तो साहब बात हुई एस्थीनोस्फीयर की। फिर साहब हम आखिर में अपने उस गोले पर पहुंचे जो हमारे अंदर है, आंतरक, क्रोड, कोर, जो भी आप उसे कहना चाहें। द आउटर कोर सराउंडिंग द इनर कोर लाइज बिटवीन 2900 किलोमीटर एंड 5100 kilometers. Outer core composed of knife, iron mixed with nickel. निकल को साहब Ni लिखा जाता है और आयरन को Fe, जिससे कि नाइफ बन जाता है। यहां पर साहब एक देखिए, ये बात मैंने लिखी है, इस पे कुछ कुछ पूछ सकते हैं आपसे यूपीएससी या यूपीपीसीएस में सवाल कि साहब ऐसा क्यों है कि आउटर कोर जो है वो सेमी सॉलिड है या लिक्विड है, माफ करिएगा। आउटर कोर लिक्विड इसलिए है क्योंकि उसके ऊपर अभी भी पर्याप्त प्रेशर नहीं बन पा रहा है कि वो आपस में जुड़ करके
एक सॉलिड बन जाए। आउटर कोर की ये बात है, ध्यान रखिएगा, है ना, कि बाई चांस अगर आपसे पूछ लिया जाए कि साहब आउटर कोर लिक्विड क्यों है, तो उसका प्राइमरी रीजन है, या अगर आपसे सवाल में ऐसा कहूं कि कोर के दो स्टेजेस होने का प्राइमरी रीजन क्या है, दो स्टेजेस क्या, एक सॉलिड और एक लिक्विड होने का प्राइमरी रीजन क्या है, तो प्राइमरी रीजन है साहब कि प्रेशर, है ना, कि प्रेशर की जो कमी है, जो दाब की कमी है, उसकी वजह से जो आउटर लेयर है वो लिक्विड के ही रूप में रहती है। जब इस लेयर का भी प्रेशर उस अंदर वाली लेयर पर पड़ा, इनर कोर के ऊपर, तब वो सॉलिड हो जाता है ना। ओके so the outer core is not under enough pressure, so it is liquid, otherwise कॉम्पोजिशन दोनों का सेम ही है। जो जो ये कोर होता है, माफ करिए जी, जो ये कोर होता है इसका कॉम्पोजिशन सेम ही है, उसकी वजह से सॉलिड और लिक्विड केवल प्रेशर वो गिनती है, जो जिसका ये प्राइमरी रीजन। ओके 44,000 से 6,000 डिग्री सेल्सियस तक साहब इसका टेम्परेचर है। इस कन्वेक्शन, बार 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 ये कन्वेक्शन टर्म आ रहा है और यहां से आपका एक सवाल बनता है, इस वजह से मैंने इस लाइन को लिखा है कि कन्वेक्शन करेंट्स, यानी कन्वेक्शन का जो प्रोसेस है, ये जो संवहनी प्रक्रिया है और जो कोरियोलिस फोर्स है, इन दोनों को मिला करके हमारे अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड बनती है। दोबारा से सुन लें साहब, हमारे कन्वेक्शन करेंट्स, कन्वेक्शन कहां पर, कन्वेक्शन मैंटल में हो रहा है, कन्वेक्शन लिक्विड में हो रहा है, तो ये पूरे अर्थ में ये कन्वेक्शन हमारे कॉम्पोजिशन में चल रहा है। इस मूवमेंट की वजह से, इस घर्षण की वजह से और कोरियोलिस फोर्सेस, जो हमारा रोटेशन है, उसकी वजह से हमारी मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होती है। हमारी से मेरा मतलब है पृथ्वी की, है ना, पृथ्वी की मैग्नेटिक फील्ड, चुंबकीय जो आवरण है वो डेवलप होता है। ठीक है, तो थोड़ा सा इस चीज को ध्यान रखिएगा। मैं फिर से बता दूं कि पृथ्वी की चुंबकीय शक्ति के लिए संवहनी प्रक्रिया और कोरियोलिस फोर्स जिम्मेदार है। ओके, द कन्वेक्शन प्रोसेस एंड the Coriolis force is responsible for the Earth's magnetic field. Are we good? Wonderful. Inner core पे आते हैं साहब। The inner core extends from center of the Earth to 5,100 kilometers below the Earth's surface. केंद्र से कुछ 5100 किलोमीटर तक ये आपका अंदर वाला गोला, प्राइमरीली आयरन और निकेल, है ना। यहाँ मैंने, हम लोगों ने पिछले बार भी पढ़ा था, आउटर कोर में भी सेम है, नाइफ, है ना, NIFE। तो ये बात भी थी कि साहब दोनों का जब कॉम्पोजिशन सेम है तो ऐसा क्योंकि ऊपरी कोर जो है वो लिक्विड है और आंतरिक कोर जो है वो सॉलिड है। और इसका क्या हमने रीजन निकाला था कि साहब उसमें ऊपर की तरफ प्रेशर जैसे जैसे हम नीचे की ओर जाते हैं बढ़ता जाता है, लेकिन वहां पर वो प्रेशर इतना है कि वो लिक्विड स्टेज में है। ओके, और जब हम बिल्कुल भीतर तक पहुंच जाते हैं तो यहां पर वो प्रेशर उन तीनों लेयर्स का मिला करके, तीन लेयर्स कौन कौन सी हैं साहब, सबसे ऊपर क्रस्ट, कुछ ना कुछ वजन तो है ही है, दूसरा मैंटल या आवरण, और तीसरा आउटर कोर। इन तीनों लेयर्स का जो प्रेशर है उससे हमारा इनर कोर डेवलप होता है। ओके, और द सॉलिड इनर कोर इज टू हॉट टू होल्ड अ परमानेंट मैग्नेटिक फील्ड। एक स्थायी चुंबकीय क्षेत्र यहां पर नहीं डेवलप हो पाता। क्यों? क्योंकि यहां पर गर्मी बहुत ज्यादा है ना।
Okay, so the Earth's inner core rotates slightly faster relative to the motion of the surface. जो कोर है वो थोड़ा सा ज्यादा तेज घूमता है एज कंपेयर टू दी अर्थ सरफेस, क्योंकि यहाँ पर साहब हमें लिक्विड में हम हैं, तो उसकी वजह से ये कोर थोड़ा सा ज्यादा तेज घूमेगा। इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा साहब। इस तापमान की अधिकता की वजह से जो चुंबकीय फील्ड है वो हमारे कोर में रुक नहीं पाती है ना। इट्स नॉट एबल टू होल्ड द परमानेंट मैग्नेटिक फील्ड। स्थायी चुंबकीय क्षेत्र यहां पर डेवलप नहीं हो पाता है। चलिए साहब, ये एक फिगर मैंने लिया हुआ है, शायद आप लोगों को बहुत अच्छे से विजिबल ना हो, कोई बात नहीं, इसके लिए परेशान मत होइएगा। सिर्फ मैंने ये बताने की कोशिश करी है कि इस तरफ घनत्व है, यहां पर घनत्व है, और इस तरफ डिस्टेंस है, रेडियस है ना। एक तरफ डिस्टेंस है और एक तरफ घनत्व है। बताने की कोशिश ये कि जैसे जैसे हम लोग अंदर की ओर आते जा रहे हैं, केंद्र से लिया गया है साहब, ये सेंटर से है ना, तो जैसे जैसे हम लोग अंदर की ओर आते जा रहे हैं हमारा घनत्व बढ़ता गया रहा है। ओके, बढ़ते जाने की साहब एक प्रक्रिया, जैसे ही साहब हम क्रस्ट से अंदर की ओर आए, एकदम से ये चेंज है। ये घनत्व पहले यहां पर था और एकदम से अब ये यहां आ गया। ठीक है, जैसे ही हम लोग क्रस्ट से मैंटल की तरफ आए तो ये ड्रास्टिक बदलाव आपको देखने को मिला। पूरे मैंटल में लगभग धीरे धीरे वो बढ़ता है, लेकिन कोई बहुत ज्यादा बढ़ाव नहीं है। यहां से यहां तक में जी, यहां से यहां तक में कोई बहुत ज्यादा इंक्लाइन नहीं है, कोई बहुत ज्यादा तेजी से ये नहीं बढ़ रहा है। ओके, लेकिन जैसे ही आप मैंटल से आउटर कोर में पहुंचे, ठीक है ना, दोबारा से अगर मैं इसे सिंपल सिंपल चार्ट करूं तो ये लाइनें अगर आप देख पा रहे हो तो क्रस्ट से मैंटल में मैं पहुंचा, एकदम से बढ़ गया। मैंटल के अंदर, आवरण के अंदर धीरे धीरे वो बढ़ता जा रहा है, इंक्लाइन पे है, बढ़ता जा रहा है। जैसे ही मैं आवरण से कोर पे पहुंचा, तेजी से। ओके, तो इस तरीके के सवाल मैं आपसे पूछ सकता हूं कि डेंसिटी, घनत्व जो है बहुत तेजी, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, बहुत तेजी से और तेजी से आवरण के अंदर बढ़ रहा है, तेजी से नहीं बढ़ रहा है, सीधी एक्सटेंट है ना। लेकिन जैसे ही मैं अपनी कुछ लेयर्स चेंज कर रहा हूं, चाहे परपटी से आवरण की ओर आऊं, चाहे आवरण से क्रोड की ओर आऊं, एकदम से ये डेंसिटी या घनत्व तेजी से बढ़ जाता है ना, क्योंकि उसका केमिकल नेचर बदल जा रहा है। पुरानी बात अगर याद करें जहां से हम लोग शुरू हुए थे, सेमी सॉलिड से लिक्विड और लिक्विड से ठोस। ओके, तो धीरे धीरे करके जो उसका कॉम्पोजिशन है वो बदल रहा है, जिसकी वजह से ये घनत्व लगातार बदलता चला जा रहा है। और जैसे कोर में भी देखिए साहब, यहां से यहां तक का एक छोटा सा इंक्रीज है, इनर कोर टू आउटर कोर। आउटर कोर में जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़े ये थोड़ा थोड़ा बढ़ता रहा, लेकिन जैसे ही हम इनर कोर में बढ़े ये लाइन एकदम से स्टीपली ऊपर चली जाती है। ठीक है, तो ये तो हुआ साहब बात घनत्व और डिस्टेंस की। आई होप ये चीज आप लोगों को क्लियर हो रही है ना। इट इज अ वेरी सिंपल थिंग, बहुत आसान है। डायग्रामेटिकली समझने में कभी कभी आसानियां भी हो जाती हैं, कभी कभी थोड़ा सा चैलेंज। ओके, ये देखिए साहब, यहां पर मैंने ये चीज जो है वो आपको टेम्परेचर के रेफरेंस में बताने की कोशिश करी है ना। जैसा आप लोग देख सकते हैं कि ये मेरी गहराई है, ये सरफेस है और ये गहराई है। यहां पर भी देखें, जैसे ही मैं इस जगह से, पहली बात यहां से यहां टेम्परेचर शिफ्ट हो जाता है, बढ़ गया, फिर आउटर कोर ये वाला इंक्रीज हुआ, फिर यहां पहुंच गए, एक जगह पे जाकर के ये रुक जाता है। कुछ इस तरीके से ये टेम्परेचर का ग्राफ है।
टेम्परेचर का ग्राफ आपको याद रखने की जरूरत नहीं है ना। जो बात, ये सिर्फ मैंने जो अभी तक बात करी उसको एक फोटो के द्वारा आपको कुछ समझाने की कोशिश। यहाँ से कुछ कुछ चीज़ें अगर आप फैक्चुअल लिखना चाहते हैं, ऑलरेडी सब आपके पास में होंगी, आप चाहें तो लिख सकते हैं कि लोअर मैंटल में 1900 केल्विन से 3000 केल्विन तक का तापमान रहता है, आउटर कोर में 3000 से 5000, इनर कोर में 5000 से 7000, है ना। तो कुछ इस तरीके से ये टेम्परेचर है। ऑल्दो मेरी समझ से ये फिगर्स मेरी समझ से कम भी हो सकती है साहब। एग्जाम आप लोग को लिखना है, आप चाहें तो इसे लिख सकते हैं, मुझे कोई हर्जा नहीं है। कितना फैक्ट्स याद करेंगे वो आपके ऊपर। थोड़ा सा बस इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा। चलिए जैसा कि साहब आप इसे अभी थोड़ी देर के लिए भूलिए, मैं यहाँ खड़ा हो जाता हूँ। हाँ, तो आपको ये दिखाई नहीं देगा जी। आप इस डायग्राम पे ध्यान दीजिए। ये है क्रॉस सेक्शन, है ना। दिस इज द क्रॉस सेक्शन। सॉरी, एक्सक्यूज मी यार, ये बोर्ड जरा ठीक कर दो। मैं मेरी पीठ इस पे लग गई, तो इसकी वजह से ये बंद हो गया है मेरा बोर्ड। अ, मैं ज़रा सा राहुल को बुला रहा हूँ। जो इलेक्ट्रिक बोर्ड्स होते हैं साहब, उसमें थोड़ी सी ये चैलेंज रहता है टेक्निकल। वापस आ गया साहब मेरा डायग्राम, है ना जी। मैं उसको छुपाने के चक्कर में कुछ ज़्यादा उसके नज़दीक चला गया था। दे आर वेरी टच सेंसिटिव, तो उसकी वजह से। चलिए खैर, सो कमिंग बैक, ये अगर आप देखें तो ये क्रॉस सेक्शन है। ऊपर की ओर जैसा मैंने यहाँ पर लिखा है क्रस्ट, अपर मैंटल, मैंटल ये सब आपको दिखाई देता जा रहा होगा, आउटर कोर और इनर कोर। ये एक क्रॉस सेक्शन व्यू मैंने आपको दिया है। अच्छा, जब हम इन लेयर्स को क्रॉस करते हैं ना, तो एक आस्तित्य नाम का एक डिसकॉन्टिन्यूटी आती। डिसकॉन्टिन्यूटी क्या है कि साहब जो चीज पहले से चल रही थी, अब बिकॉज उसका केमिकल नेचर बदल रहा है, इसकी वजह से जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं, या जिस तरीके से कोई एक चीज किसी एक अवस्था में काम करती, अब वो वैसे नहीं करेगी। डिसकॉन्टिन्यूटी। ओके, तो ये कुछ लेयर्स बनाई गई हैं। उन्हें आप देख लीजिए। सबसे पहले साहब, कॉनरॉड डिसकॉन्टिन्यूटी, इट इज बिटवीन द अपर एंड द लोअर क्रस्ट। मोहोरोविच डिसकॉन्टिन्यूटी, ये साहब उन साइंटिस्ट के नाम पर हैं जिन्होंने इसे डिस्कवर किया था। ओके, मोहोरोविच डिसकॉन्टिन्यूटी बिटवीन द लोअर क्रस्ट एंड द अपर मैंटल। Repeated discontinuity between upper and lower mantle. Gutenberg between lower mantle and outer core. Lehman discontinuity between outer and inner core. ठीक है, इन इस डिसकॉन्टिन्यूटी के सीक्वेंस पर आपसे सवाल किए जा सकते हैं। कॉनरॉड, मोहोरोविच, रेपीटी, गुटेनबर्ग और लीमन, है ना। और अगर आपको ये क्रॉस सेक्शन याद हो जाएगा तो आप बहुत आसानी से साहब इनको उस जगह पर, बहुत आसान है। अपर क्रस्ट, लोअर क्रस्ट पहला, है ना। फिर दूसरा आया साहब लोअर क्रस्ट एंड अपर मैंटल, ये मैंने बताया था, है ना। फिर साहब अपर मैंटल, लोअर मैंटल, ये सारे डिविजन्स हम लोग देख चुके हैं। लोअर मैंटल, आउटर कोर, और आउटर कोर से इनर कोर। सिर्फ अब हमें इनके नाम याद करते हैं। सबसे ऊपर कोनोरोड, उसके बाद मोहो या मोहोरोविच, रेपीटी, गुटनबर्ग और लीमन, है ना। तो जहां जहां ये चेंजेस हो रहे हैं उस केमिकल कॉम्पोजिशन में, वहां वहां पर ये आस्तित्य या डिसकॉन्टिन्यूटी साहब आपके सामने आ जाती है, जिसकी वजह से जिन साइंटिस्ट ने इसे डिस्कवर किया उनके नाम से। तो कुछ ये है, वो नाम मैंने ऐसे भी लिखे हुए थे, वो उसका एक डिजाइन था, है ना।
कॉनराड, मोहोरोविच, रेपीटी, गुटेनबर्ग और लीमन। ओके, कॉनराड, मोहोरोविच, रेपीटी, गुटेनबर्ग और लीमन। याद रखने का साहब कुछ कुछ तरीका है। मैं मैं इसे कुमार गुले के नाम से जानता हूँ, है ना। कुमार गुले कैसे हुए? को, मो, रे, गु, ले, ये कुमार गुले हैं, है ना। तो कुमार गुले अगर मुझे याद रहेगा तो ये डिसकॉन्टिन्यूटीज मुझे याद रहती हैं, क्योंकि जो अर्थ का जो स्ट्रक्चर है वो मेरे दिमाग में छपा हुआ है कि साहब अपर क्रस्ट, लोअर क्रस्ट, लोअर क्रस्ट, अपर मैंटल, ये देख लीजिए, है ना, मोहोरोविच। रेपीटी यहाँ पर पहुंचे साहब, आउटर मैंटल, इनर मैंटल, ठीक है ना। गुटेनबर्ग, इनर मैंटल, कोर, आउटर कोर। लीमन, आउटर कोर, इनर कोर, है ना। कुमार गुले, तो इसे साहब याद रखिएगा। थोड़ा सा क्योंकि अंग्रेजी के टर्म्स हैं, अगर आप हिंदी में लिखेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे। कोमोरे गुले ऐसे भी याद रख, जो भी आप इसे बनाना चाहिए, मेरे लिए साहब वो कुमार गुले। जैसे वो सिला था ना, बहुत पहले मैंने बताया था, आप उसे सियाल के नाम से, सियाल हमेशा गड़बड़ हो जाता है, सिला कॉन्टिनेंट बिल्कुल क्लियर है ना, महाद्वीप है, सिला है, दैट्स इट। ठीक है, तो साहब ये डिसकॉन्टिन्यूटीज हो गई। अब हम लोग चलते हैं साहब ओरिजिन ऑफ कॉन्टिनेंट्स एंड ओशंस। ओके, बहुत कुछ साहब हम पहले से समझ चुके हैं, देख चुके हैं। कुछ कुछ चीज़ें हमारे लिए बहुत ऑब्वियस हो चुकी हैं। ऑब्वियस क्या हो चुकी हैं कि साहब ये जो लेयर है हमारी एस्थीनोस्फीयर, ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा, इसमें कुछ कुछ चीजें हमारे लिए क्लियर हो गई हैं। ये सेमी सॉलिड है, ओके, और इसमें संवहन है, ठीक है। एस्थीनोस्फीयर में सेमी सॉलिड है और संवहन है। इसकी वजह से, जैसा अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने देखा था, एक प्रक्रिया है जो कुछ ऐसे चल रही है। एक फोर्स है जो इसे कुछ इस तरीके से घुमा रहा है। ये तो हुई पहली बात, है ना। दूसरी बात साहब ये कि इसके ऊपर क्रस्ट है ना, इसके ऊपर हमारी परपटी या क्रस्ट। अब ये जो क्रस्ट है ये पूरा सॉलिड नहीं है, बात समझिएगा। सॉलिड इन द सेंस कि एक लेयर है जो सॉलिड है, लेकिन उसके ऊपर जो, जहां पर हम धरातल जो है वो पूरी तरीके से सॉलिड नहीं है ना। इसमें जमीन भी है और पानी भी है। एंड ऑफ कोर्स पृथ्वी इज नोन एज द ब्लू प्लैनेट, है ना। ब्लू प्लैनेट किस वजह से? क्योंकि हमारे यहाँ पर पानी की बहुतायत है या ये ज्यादा है। ओके, सो the continents and the ocean basins are the fundamental relief features of the earth. ये महाद्वीप और माफ करिएगा, महासागरों का जो फ्लोर है, जो 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 उनका बेस है, जो जमीन है, वो इस क्रस्ट का एक बेसिक फीचर बनाते हैं, है ना। दे फॉर्म द बेसिक रिलीफ फीचर ऑफ द अर्थ. The origin of these release is associated with अंतर्जनिक forces, है ना, the endogenetic forces. अंतर्जनित साहब ऐसे नहीं लिखते हैं, अंतर, है ना। सो एंडोजेनेटिक फोर्सेस या अंतर्जनिक बल जो कि रिस्पॉन्सिबल हैं लिथोस्फीयर के ऊपर, जो क्रस्ट है उसके ऊपर, उन प्लेट्स के मूवमेंट का। प्लेट्स क्या हैं साहब? ये मासेस हैं, जमीन के टुकड़ों के ये मासेस हैं जो किसी एक
प्रक्रिया की वजह से अलग अलग तरीकों से चलते रहे। ये अलग अलग तरीके क्या हैं, क्या कैसे नहीं, अभी साहब थोड़ी देर में जानेंगे, है ना। तो बेसिक चीज जो समझ लीजिए कि साहब एक प्लेट है, एक जमीन का एक जैसे हम लोग प्लेट पानी में फेंक दें या तैरा दें, तो एक टुकड़ा है जो इधर उधर फ्लोट करेगा। क्यों? क्योंकि नीचे का पानी फ्लोट कर रहा है। ओके, नीचे का पानी क्यों फ्लोट कर रहा है साहब? ड्यू टू दी एंडोजेनेटिक फोर्सेस। ओके, एंडोजेनेटिक फोर्सेस साहब क्या है? दोज कन्वेक्शन जो अभी हम पूरा नीचे से ऊपर तक पढ़ करके आए, है ना। सो उनका साहब मूवमेंट होगा। प्लेट टेक्टोनिक्स की साहब एक थ्योरी है जिसे प्लेट विवर्तनिकी के नाम से जाना जाता है। देखते हैं साहब क्या है। द साइंस ऑफ, साइंस क्या? स्टडी ऑफ मूवमेंट ऑफ प्लेट्स इज कॉल्ड प्लेट टेक्टोनिक्स, है ना। कि ये जो इन जो प्लेट्स का जो मूवमेंट है एक जगह से दूसरी जगह जो ये हिलते हैं, उसे साहब हम प्लेट विवर्तनिकी के नाम से जानते हैं। The theory of plate tectonics identifies 7 major and 20 minor। ये फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है, मन करे तो साहब इसे याद कर लीजिएगा, नहीं तो कोई बात नहीं। इंपॉर्टेंट चीज, द प्लेट्स आर कॉन्टिन्यूसली इन मोशन। कॉन्टिन्यूअस मोशन में है साहब आज भी। ओके, दे आर इन कॉन्टिन्यूअस मोशन इन रिस्पेक्ट टू ईच अदर। ओके, अभी हम लोग इस पे आते हैं कि साहब ये मूवमेंट कैसे शुरू हुआ, क्या हुआ। वी शैल टॉक अबाउट इट। सो दिस प्लेट्स आर कॉन्टिन्यूअसली इन मोशन विथ रिस्पेक्ट टू ईच अदर। टेक्टोनिकली अगर बात किया जाए तो प्लेट मार्जिन्स और प्लेट बाउंड्रीज आर मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये सब मैंने बेकार की बात लिखी हुई है, इसके ऊपर ध्यान मत दीजिए, आगे वाली स्लाइड देखते हैं। ओके, ये है साहब इंपॉर्टेंट जो इनका संचलन है, इस प्लेट संचलन की प्रक्रिया, थोड़ा सा उसे हम समझने की कोशिश करेंगे। बेसिकली हमारे पास 3 तरीके का साहब ये प्लेट मूवमेंट होता है: डाइवर्जेंट, कन्वर्जेंट एंड ट्रांसफॉर्म, है ना। ये 3 तरीके के मूवमेंट हैं। देखते हैं साहब कैसे कैसे। सबसे पहले अपसरी संचलन या डाइवर्जेंट मूवमेंट। अपसरी संचलन या डाइवर्जेंट कैसे है साहब? ये हो क्या रहा है पहले ये देख लीजिए। ये है साहब हमारा ऊपर वाला हिस्सा, क्रस्ट, है ना, और नीचे की तरफ से ये मोल्टेन लावा आ रहा है। किसी एक वजह से यहां से एक दरार पड़ना शुरू हुई और धीरे धीरे करके ये दोनों भूभाग अलग अलग डायरेक्शन में मूव कर गए, है ना। अभी साहब थोड़ा सा समय कम है क्योंकि हम लोग ये क्रैश कोर्स कर रहे हैं। अदरवाइज तमाम सारे वीडियोस हैं इस अलग होती हुई प्लेट्स के, आप इसे बहुत आराम से अपने एग्जाम्स के बाद में देख सकते हैं। ये कॉन्सेप्ट बहुत ही आसान है। ओके, ध्यान रखिए, हम लोगों ने पहले पढ़ा हुआ है कि साहब ये क्रस्ट जो है वो कमज़ोर है कुछ कुछ जगहों से, और जब वो नीचे से ज़्यादा उबाल आता है किसी भी वजह से, बिकॉज ऑफ दैट मूवमेंट जिसकी हम लोग अभी बात कर रहे हैं, तो उसकी वजह से ये ज्वालामुखी का फटना मान लीजिए एक तरीका हो गया, या धीरे धीरे करके ये बाउंड्रीज किसी किसी जगह पे ये क्रस्ट जो है वो अलग होता रहता है ना। तो जहां कहीं ये अलग मूवमेंट हो रहा है डिफरेंट डायरेक्शन में, वो है अपसरी संचलन, ठीक है ना। और ये देखिए यहां पर मैंने लिखा है कन्वेक्शन करेंट्स और मैग्मा, इसका मूवमेंट दोनों तरफ हो रहा है, जिसकी वजह से ये डाइवर्जेंस आपको दिखाई दे रहा है ना। इसके तमाम सारे डायग्राम्स, ये तो मैंने ऐसे ही एक कहीं से भी उठा लिया। आप बहुत सारे डायग्राम्स इसके गूगल पे देख सकते हैं। नहीं भी देख पाए साहब कोई बात नहीं, इतने से आपका काम समझ में आ जाएगा। क्या है साहब ये देखिए अपसरी विवर्तनिक प्रक्रिया से क्या हो रहा है, अपवेलिंग ऑफ लावा, जो वो लावा है वो तेजी से ऊपर की तरफ बढ़ता है और इस
पूरे भूखंड को ऐसे दो भागों में बांट देता है। इसकी वजह से क्या हो रहा है, ये मेरा मोशन देखिएगा, ये करके ऐसे एक इसकी वजह से अगर ये मेरा भूभाग था, पहले सीधे सीधे ऐसे लाइन होगी बिल्कुल सपाट, है ना, लेकिन यहां से ऊपर की ओर ये जो धक्का मिला है, यहां से ये रिज डेवलप हो जाता है, एक ऊंचाई डेवलप हो जाती है। ऐसे नहीं समझ में आ रहा, एक सेकेंड, मैं एक ये कलर यूज कर लेता हूं, देखें साहब इससे कुछ क्लियर हो। मैं ये कह रहा हूं कि इसके पहले ये जमीन समतल होगी ऐसे करके, ठीक है, लेकिन जब ये लावा या ये तेजी से मूवमेंट हुआ तो उससे क्या हुआ, ये जमीन अब ऐसे हो गई इस डायरेक्शन में। ओके, और यहां पर आप देख सकते हैं साहब ऐसी एक, दिस इज योर लैंड फॉर्म, ठीक है, तो एक रिज लाइन थोड़ी सी डेवलप होगा। अब ये सदियों का प्रोसेस है, ये कोई एक दिन में नहीं हुआ है ना। पहले ये समतल थे, नीचे से ये फोर्स आया जिसकी वजह से ये आपस में बट गए, डाइवर्जेंट, और अब ये कॉन्टिन्यूअसली अलग अलग डायरेक्शन में चलेंगे। ये है साहब अपसरी संचलन, है ना। So this lava spreads on the adjacent ocean floors, thus creating a new ocean floor. Okay. इसमें साहब क्या हो रहा है, एक और चीज देखिएगा, एक और प्रक्रिया, कि धीरे धीरे करके, जैसे मैंने अभी यूं बनाया ना डायग्राम, कि मान लीजिए ऐसे, अब धीरे धीरे करके इस जगह पर, ये जो बीच में जगह बची, ये यहां पर पानी, और जैसे जैसे ये आगे बढ़ेंगे, जी, जैसे जैसे ये आगे बढ़ेगा तो ये पानी आपका फैलता चला जा रहा है ना, कि ये क्रस्ट जो है वो दूर 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 ऐसे ऐसे करके होता जा रहा है, और ये जो पानी है ये बढ़ता चला जा रहा है ना। तो जो चीज एक छोटे से उससे शुरू हुई थी, वो धीरे धीरे करके बड़ी होती चली जा रही है। आई होप ऑल ऑफ यू कैन इमेजिन इट, है ना। एक बार एक तरीका समझ में आए तो कन्वर्जेंट तो बहुत ही आसान है ना। तो इसकी वजह से इसे कंस्ट्रक्टिव प्लेट मार्जिन भी कहा जाता है। कंस्ट्रक्टिव प्लेट मार्जिन किस वजह से, कि साहब भूखंड तो डिवाइड हो रहा है, लेकिन ओशन फ्लोर बनता चला जा रहा है ना। अच्छा, ओशन फ्लोर कैसे साहब, वहां तो खाई होनी चाहिए, मतलब वहां से लावा निकला, लेकिन जैसे ही वो ऊपर आया वो ठंडा भी हो जा रहा है ना, वो ठंडा हो रहा है, और धीरे धीरे करके ओवर सेंचुरीज वहां पर पानी भरता चला जाएगा, है ना। एंड दैट इज हाउ ओशंस स्टार्ट गेटिंग क्रिएटेड। ओके, और इसे ही हम लोग सी फ्लोर स्प्रेडिंग के नाम से भी जानते हैं, कि जो समुद्र तल है उसमें भी साहब ये जो डाइवर्जेंट प्लेट्स हैं, जो ये अपसारी प्रक्रिया है, ये चल रही है। इसकी वजह से द सी फ्लोर इज स्प्रेडिंग, है ना। एंड एज द सी फ्लोर स्प्रेडिंग, द ओशंस आर कॉन्टिन्यूसली स्प्रेडिंग ऑल्सो। दूसरी साहब बात हुई अभिसारी, कॉन्वर्जेंट। अब साहब एक तरफ से अगर प्लेट बढ़ रही है तो दूसरी जगह, दूसरी तरफ आकर के वो एक दूसरे से टकरा भी रहे हैं, है ना। टकराने में साहब एक चीज होती है सबडक्शन। ये अगर अगर थोड़ा सा ये क्लियर मैं बना दूं, ये प्लेट ऊपर से आ रही है, और ये जो दूसरी वाली है, इसका कलर थोड़ा सा चेंज कर लें, ये जो दूसरी वाली प्लेट है ये नीचे की ओर जा रही है ना। तो ये और उधर से ये, दिस इज सबडक्शन, है ना। देखिए साहब, सबडक्शन क्या है, शेपन। ओके, सो जब ये प्लेट्स आपस में कन्वर्ज करती हैं तो इनका जो टकराव होता है, द कोलिजन एंड द ओवरराइडिंग ऑफ वन प्लेट,
है ना। ये जो कोलिजन हो रहा है उसकी वजह से ये सबडक्शन। सबडक्शन कैसे, क्षेपण कैसे समझे साहब? एक प्लेट इधर से आई, एक प्लेट इधर, अब या तो ये ऐसे हो जाएंगे या ऐसे हो जाएंगे। तो ये जो नीचे जाने की प्रक्रिया है, ये जो नीचे जाने की प्रक्रिया है, इसे आप क्षेपण के नाम से जानते हैं, सबडक्शन। ओके। और ये जो सीधा सीधा टकराने की प्रक्रिया है, इसकी वजह से साहब माउंटेन्स पैदा होते हैं, फोल्ड माउंटेन्स जिसे हम लोग कहते हैं। हिमालय उसका एक एग्जाम्पल है कि जब गोंडवाना लैंड यूरेशियन प्लेट से जाके टकराता है, तो सीधा सीधा साहब टकराव हुआ, कुछ सबस्यूम हुआ, कुछ ऐसे 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 करके, और ये पहाड़ बन गए, है ना। खैर वो यहाँ पर कवर नहीं करेंगे, वो उस तरीके से आपसे सवाल नहीं पूछे जाते हैं। कोलिजन एंड ओवरराइडिंग ऑफ वन प्लेट बाय द एज ऑफ द अदर प्लेट, ये क्षेपण है या कोलिजन सबडक्शन है। ओके। ये देखिए साहब, यहाँ पे इस लाइन में मैंने लिखा भी है कि दिस प्रोसेस ऑफ वन प्लेट गोइंग बीनीथ द अदर प्लेट, ये जो प्रक्रिया है किसी एक प्लेट की दूसरे प्लेट के नीचे चले जाने की, आप इसे क्षेपण या सबडक्शन के नाम से जानते हैं। ओके। आई होप ये कोई बहुत मुश्किल चीज नहीं है। हमने क्योंकि कॉम्पोजिशन पूरा समझ लिया है, हमने उसके फोर्सेस, उसके बलों के बारे में समझ लिया है। सो नाउ वी नो द नेचर, कि परिपटी का साहब नेचर कैसा है, मैंटल का नेचर कैसा है, क्या होगा, कैसे होगा, तो बहुत आराम से हम उसे इमेजिन कर सकते हैं, है ना। कि जो प्रोसेस हो रहा है, नीचे से विस्फोट हुआ, कुछ लावा ऊपर निकला, डाइवर्जेंस हुआ, अपसरी हुई, कहीं पे अलग हो गए, और कहीं पर जाकर के कन्वर्ज हो रहे हैं। ओके। जब हम कन्वर्ज करते हैं तो साहब कोई प्लेट नीचे जाएगी, कोई ऊपर। तो ये जो प्रोसेस है क्षेपण का, आप इस प्रोसेस को आप क्षेपण के नाम से जानते हैं, सबडक्शन के नाम से जानते हैं। ओके। तीसरा एक और साहब फिनोमेना होता है समानांतर मूवमेंट का। समानांतर मूवमेंट कैसे है? जब ये ऐसे ऐसे मूव कर रहे हैं, यूं टकराने के साथ ही कुछ एक जगहों पे ये साइड में भी तो जाएंगे, ऐसे करके, ठीक है ना। और जहां कहीं ये समानांतर मूवमेंट है, ये कभी ऑपोजिट डायरेक्शन में, कभी सेम डायरेक्शन में, दीज प्लेट्स विल कॉन्टिन्यूसली मूव विथ ईच अदर, ठीक है। ये वो जगह हैं जो हमें अर्थक्वेक्स की पोजीशन पर ला करके खड़ा कर देते हैं, है ना। जो अर्थक्वेक रीजन है, क्योंकि ये प्लेट्स मूव कर रहे हैं, ये आपस में घर्षण कर रहे हैं, है ना। इसकी वजह से, और बहुत बड़ा लैंड मास है साहब, ये बहुत ही बड़ा, हम अपने हाथ को रगड़ते हैं तो हमें कुछ कुछ फील होता है। तो आप सोचिए कि पूरी की पूरी पृथ्वी इस तरीके से मूव कर रही है, तो कितना घर्षण, कितना फ्रिक्शन पैदा हो रहा होगा, है ना। तो जहां कहीं ये प्लेट्स आपस में ट्रांसफॉर्मेटिव मूवमेंट करते हैं, समानांतर मूवमेंट करते हैं, वहां पर अर्थक्वेक्स के चांसेस बढ़ जाते हैं। ओके। तो ये देखिए साहब, लिथोवेरिक कुछ भी नहीं, जो मैंने बात बताई है वही यहाँ पर लिखा हुआ है ना, कि ये आपस में समानांतर मूवमेंट करते चले जा रहे हैं। ओके। ये साहब एक नक्शा है जिसमें मैंने ये आप लोगों ने देखा भी होगा पहले, पूरी दुनिया के जो प्लेट्स हैं उसके बारे में हमने बात करी है ना, कि उसके मूवमेंट से क्या चीज हो रहा है। आई होप आपको ये अलग अलग कलर्स में थोड़ा सा दिखाई दे रहे होंगे। ये हल्का नीला है ऐसे करके, जिसे डाइवर्जेंट के नाम से मैंने लिखा हुआ है। डाइवर्जेंट यानी अलग अलग, है ना, डाइवर्जेंट यानी अलग अलग। ओके। फिर दूसरी चीज, अगर डार्क ब्लू आप देखेंगे, ये वाला हिस्सा, ये कॉन्वर्जेंट है ना। डार्क ब्लू इज कॉन्वर्जेंट, ये आपस में आकर के मिल रहा है। यहां कहीं भारत को देखने की कोशिश करिए, ये मिलेगा आपको सब, है ना। तो जो हमारी हिमालयन रेंज है वो कॉन्वर्जेंट प्लेट है,
कन्वर्जेंट कैसे हुई साहब? लॉजिक है, गोंडवाना लैंड निकला, यूरेशिया से जाके टकराया, कन्वर्जेंस, है ना? बिल्कुल जो बात आपने सीखी है, सुनी है, पढ़ी है, वो बिल्कुल बिल्कुल यहाँ पर सही होते हुए आपको दिखाई दे रही है ना? सो कन्वर्जेंट प्लेट, ठीक। इनफैक्ट ये पूरी प्लेट आप देखिए, ये कन्वर्जेंस आपको दिखाई देगा। बीच बीच में कहीं पर मैंने पर्पल रंग इस्तेमाल किया, थोड़ा सा ध्यान से आपको देखना पड़ेगा, इसमें ना भी दिखाई दे तो आपकी एनसीईआरटी में साहब ये डिज़ाइन बना हुआ है, आपके किसी भी किताब को आप लेंगे उसमें आपको ये डायग्राम मिल जाएगा जहां पर आप इन बाउंड्रीज को देख पाते हैं, है ना? और जो ये बैगनी कलर के, पर्पल कलर की ये जो डायग्राम्स हैं, दे आर दी ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्रीज, है ना? ट्रांसफॉर्मेटिव प्लेट बाउंड्रीज हैं, जिसकी वजह से, जिसको अगर आप एनालाइज करेंगे तो ये वो क्षेत्र है जहां पर भूकंप या अर्थक्वेक आने की संभावना चरम पर है। ओके, अगर आपने भारत के अर्थक्वेक जोन्स के बारे में थोड़ा सा पढ़ा हो तो ये वो रीजन आपको दिखाई दे जाएगा जहां पर भूकंप आने की संभावनाएं बहुत अधिक रहती हैं, है ना? ध्यान रखिएगा, जरूरी नहीं कि केवल ये एक लाइन में आए, वो क्षेत्र रफली उस तरीके से हो जाता है। सो दिस इज वेरी इंफॉर्मेटिव, बड़े काम की चीज है, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। फैक्चुअल इंफॉर्मेशन के लिए साहब ये लिस्ट ऑफ मेजर एंड माइनर प्लेट्स बाय देयर साइज। ओके, यहाँ प्लेट्स की मैंने बात करी है, ड्रिफ्ट की बात नहीं करी, सॉरी वो जो रिज है उसकी बात नहीं करी है। जो प्लेट है सबसे बड़ी देख लीजिए, एक बार मैं आपको ये भी दिखा दूं, यहां पर देखिए इन प्लेट्स के नाम भी लिखे हुए हैं, इस डायग्राम में इन प्लेट्स के नाम भी लिखे हुए हैं, है ना? और यहाँ पे मैंने उनका साइज आपको बताया हुआ है, ठीक। दे हैव बीन अरेंज्ड इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। सबसे बड़ी पैसिफिक प्लेट है, उसके बाद नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, यूरेशियन प्लेट, अफ्रीकन प्लेट, एंटार्क्टिक, इंडो ऑस्ट्रेलियन एंड साउथ अमेरिकन प्लेट। ओके, तो कुछ इस क्रम में पैसिफिक, नॉर्थ अमेरिकन, यूरेशियन, अफ्रीकन, एंटार्क्टिक, इंडो ऑस्ट्रेलियन एंड साउथ अमेरिकन प्लेट, इनकी जो ये इस नक्शे से आप उसकी विड्थ वगैरह देख सकते हैं, है ना? तो ठीक है साहब, आज का लेक्चर हम लोग यहीं पर बंद करते हैं। आपके अगले लेक्चर का टाइम कुछ ही देर में हो रहा होगा। आई होप कि आज की ये जो क्लास है आपको समझ में आई होगी। जो भी इंफॉर्मेशन मैंने दी है आप प्लीज़ उसका इस्तेमाल करें ढेर सारा, और वी शैल मीट अगेन टुमारो। कल में साहब हम लोग अर्थक्वेक्स, भूकंप, ज्वालामुखी आदि इत्यादि के बारे में आगे पढ़ेंगे। आप चाहें तो उसे किसी किताब से रिफ़र भी कर सकते हैं, ठीक है? थैंक यू सो मच, बाय बाय।